नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं चाइना तक के एपिसोड 7 में। तो आज हम बेसिकली इन खबरों में बात करेंगे। तो पहली खबर है कि शी जिनपिंग के विरोध करने वाली महिला को पागल करार कर दिया गया है, उसका कारण क्या है। दूसरी खबर है चाइना में बेरोजगारी छाई हुई है और उसका कारण क्या है। एक और खबर आई है यूएस इलेक्शन से बेसिकली। तो यूएस में क्या है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो दोबारा चुनकर आएंगे, तो उस पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या एक्शन लिया है। एक और खबर जो हांगकांग की मीडिया जो है और जो उनकी लोकतंत्र की लड़ाई है उसके बारे में कुछ लेटेस्ट खबर आई है, उसको डिटेल में बात करेंगे। एक और खबर है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने कुछ दिलचस्प बात कही है चाइना के बारे में और चाइना सरकार के बारे में। अगली खबर जो है वो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और उनके परिवार को देने वाले वीजा पर क्यों रोक लगाई गई यूएस में। एक और खबर आई है वो है कि अमेरिका ने चीन की 4 बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। और एक दिलचस्प खबर इंडिया से रिलेटेड है, उसमें क्या है कि जो भारत में जो हवाला रैकेट जो चल रहा है उसमें भी चाइना की शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वो हवाला रैकेट क्या है। और एक जो लेटेस्ट खबर आई है वो है कि चाइना सरकार और अमेरिका में जो वोटिंग कंपनी है बेसिकली उससे रिलेटेड हुए कुछ नए आंकड़े आए हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो पहली खबर के बारे में बात करते हैं कि जो शी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट है, उनका विरोध करने वाली एक महिला जो 31 वर्षीय थी, उनको पागल करार कर दिया गया है। उसका कारण क्या है अनुज? हाँ, ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। लेकिन शी जिनपिंग और चाइना जहाँ पर इस किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है और पूरी तरह से एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है शी जिनपिंग, तो उनके खिलाफ बोलना वाकई में इस महिला को महंगा पड़ा। हालांकि एक छोटा सा ही काम था। इस महिला ने शी जिनपिंग के बैनर वाले एक फोटो पर उसने एक इंक फेंकी और ये छोटा सा ही काम था, जिसकी वजह से इस 31 वर्षीय महिला जिसका नाम है टोंग, इसको 2 साल के लिए एक सुधार गृह में या पागल खाना उसको बोल सकते हैं, उस पागल खाने में भेज दिया गया। और उससे निकलने के बाद उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी ही किसी ऑफिस में काम करने के लिए मजबूर किया ताकि वो उस पर नज़र रखें और इस बात को इंश्योर करें कि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करे कुछ सालों तक। चीन की सरकार को ये भी डर था कि वो इस तरह की हरकत दोबारा कर सकती है, इसलिए उस पर कड़ाई से उन्होंने पूरी निगरानी रखी। और इस महिला ने मौका पाते ही अपनी आज़ादी के लिए बोलते हुए कुछ वीडियो बनाए और इंटरनेट पर डाले। और इस महिला ने ये भी दावा किया है कि वो उसकी सैनिटी कहीं गई नहीं है, वो पागल नहीं है जैसा कि सरकार और सरकारी ऑफिसर उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी बात यह है कि उसके पिताजी जो हैं टोंग के, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि उनकी एक हंसती खेलती बहुत ही चहचहाती हुई उनकी बेटी थी। और इस घटना के बाद जब वो कुछ 2 सालों तक जब वो इन सुधार गृहों में रही तो उसको कुछ नशीली दवाएं दी गई, कुछ ऐसी दवाएं दी गई जिससे कि उसके बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ा है, मानसिक रूप से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है और वो पूरी तरह से टूट गई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी एक चीयरफुल और चहचहाती हुई पहले थी और वो हमेशा गुमसुम रहने वाली और हर चीज़ से डरने वाली हो गई है। तो वहाँ पर वो 2 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ है ये बहुत ही दहला देने वाला हो सकता है। जो वो लड़की इतनी डरी हुई है कि वो इस चीज़ को अभी खुद बता भी नहीं पा रही कि उसके साथ क्या हुआ है, वो बस गुमसुम रहती है एकदम। तो चाइना में ये हमेशा से होता है कि वो लोगों की जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तो अब अगली खबर के बारे में बात करते हैं। वो है कि चाइना में बेसिकली क्या है कि बेरोजगारी छाने वाली है और वो आपको पता ही हुआ क्योंकि चाइना का हर जगह बाइकआउट चल रहा है। लेकिन उससे रिलेटेड चाइना की सरकार ने कुछ कदम लिए हैं जिससे हमें पता चलता है कि बेरोजगारी का कितना संकट गहराया हुआ है वहाँ पे। तो वो क्या कदम है अनुज? चाइना की बेरोजगारी बिल्कुल आ रही है। हालांकि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल आंकड़े कभी भी देश के बाहर निकलने नहीं देते हैं। वो लोग बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से सरकारी जो भी ऑफिसर्स होते हैं सारा काम करते हैं। लेकिन इस बात का एक खबर लगी है, ये चीन के ही किसी अफसर ने निकाली है कि हमको पता है वहाँ पर बेरोजगारी आ रही है, उसके क्या कारण हैं। जैसे तुमने बोला बाइकआउट चल रहा है और बहुत सारी कंपनियाँ चीन से निकल कर भी भाग रही हैं
और कोविड की वजह से जो उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस था, वहाँ से जो अली बाबा और बाकी सारी कंपनीज जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती थी, उस पर काफ़ी गहरा इफेक्ट पड़ा है इसकी वजह से। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी है। नई पुरानी कंपनियां जो वहाँ पे सेटअप है वो नए लोगों को हायर नहीं कर रही हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग हैं उनको ही निकाल कर बाहर कर रही हैं और अब किसी तरह से अपनी कंपनी को बचा रहे हैं। तो ये बेरोजगारी की जो इंटेंसिटी है उसको इस खबर से जोड़ा जा रहा है कि चीन की सरकार ने चीन की जो सेंट्रल चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये बोला गया है कि इस बार जो भी बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे 2019 में 19-20 में, उन लोगों को ये करना पड़ेगा कि वो अब चीन के एक बहुत ही लोकल इलाके, बहुत ही कम डेवलप्ड इलाके में जाने के लिए उनको भेजा गया है, जो कि है चीन का पश्चिमी इलाका। वहाँ पर मैक्सिमम गांव हैं, कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं। तो चीनी सरकार ये चाहती है कि ये पढ़े लिखे लोग वहाँ पर जाएं और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या अपना व्यवसाय खुद शुरू करें और स्ट्रगल करें। और चीन के जो मेन एरिया हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत संकट है बेरोज़गारी से रिलेटेड, वो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब ना रहें और बेरोज़गारी की भीड़ ना बढ़ाएं। तो इस साल 87 लाख चीनी स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। 87 लाख बहुत बड़ी एक आंकड़ा है और अगले साल ये आंकड़ा 90 लाख तक पहुंचने की गुंजाइश है। और चीन की सरकार ने माना है कि मेनली कोरोना की वजह से इस तरह से बेरोज़गारी का माहौल है। फ्रेश ग्रेजुएट जो आमतौर पे लास्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उनको नौकरी मिल जाती थी, इस बार बहुत ही मुश्किल से कुछ लोगों को मिली है। मार्केट में डिमांड घटी है और कंपनियां अब नए रोज़गार नहीं बना रही हैं। और अपने रोज़गार के आंकड़े सुधारने के लिए चीनी सरकार ने लोगों को बोला है कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी करिए। और जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ सेलिंग करते हैं या ऑनलाइन सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो चाइनीज़ सोशल मीडिया पर, अब चाइना की सरकार ने उनको बेरोज़गारी लिस्ट से बाहर कर दिया कि आप अगर किसी भी तरह की कोई भी इनकम कर रहे हैं तो आप बेरोज़गार नहीं हैं। और चीन की सरकार ने विद्यार्थियों को इन अनडेवलप्ड एरियाज़ में जाकर काम करने की हिदायत दी है। और लोगों का कहना है कि यह नोटिस उसी तरह का नोटिस है जो 1960 में और 70 के इस दशक में जब चीनी सरकार ने जारी किया था और बहुत सारे विद्यार्थियों को गांव और दूर दराज के इलाकों में जाने को मजबूर कर दिया गया था। और मज़े की बात यह है कि खुद शी जिनपिंग भी उसी समय के विद्यार्थियों में से एक हैं। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई होने के बाद उनको कई दशकों तक एक गांव के इलाके में उनको रहना पड़ा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो 1960 और 70 के दशक में बहुत सारे विद्यार्थियों को, लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को गांव में भेजा गया था और उनके ऊपर बैन लगा था कि आप शहर में नौकरी नहीं कर सकते, मतलब शहर में कैरियर बनाने को उनकी कोई अनुमति नहीं दी गई थी। चीन के प्रोफेसर का ये मानना है कि इस तरह से बेरोज़गारी की समस्या से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि चीन जो सेंट्रल चाइना है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी वो उन्हीं गांव और दूर दराज के इलाकों से निकल कर आते हैं और उनको ये लगता है कि वो शहर के बगल में पढ़ाई करेंगे और वहाँ पर कांटेक्ट बनाकर और इंटरव्यू वगैरह देकर वहाँ पर जॉब करके अपना कैरियर बनाएंगे। अगर पढ़ने के बाद उनको वापस उन्हीं जगहों पर भेजा जाएगा तो वो उनके लिए कैरियर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इस तरह की जो नीति इस बार चीनी सरकार अपना रही है, ये बुरी तरह से फेल होने वाली है, ऐसा उन प्रोफेसर्स का कहना है। तो इस खबर से बेसिकली व्यूअर्स हमें पता चलता है कि जो चाइना में है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि लोग उनको फॉलो करेंगे तो ही वो कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं कामयाब होंगे। और इसी कारण से चाइना क्या है कि वो मजदूरी कर करके इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाता है, लोगों को बेसिकली उनके गलत प्रयोग करके उनके टैलेंट का। तो एक और जो अगली खबर जो बेसिकली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही होगा, उन्होंने दोबारा बोला है कि वो शायद दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उसका कारण बेसिकली ये है कि उन्हें लगता है कि जो धांधली हुई है यूएस इलेक्शंस में, उससे जो कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा वो उनके फेवर में आएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ ट्विटर पे लिखी, उसी के कुछ घंटों बाद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो वो बैठक उन्होंने क्यों बुलाई थी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि हमारे दर्शक खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से चाइना की ओर से किसी भी कंट्री से लड़ने की कोई खबर नहीं आ रही है,
तो पहले हमेशा होता रहता था कि हर दूसरे तीसरे दिन की कभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ काम किया या उनके खिलाफ कुछ बोला। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं या अमेरिका के खिलाफ तो रोज़ ही बोलते हैं, या इंडिया के खिलाफ और बहुत सारी कंट्रीज से वो चाइना ने इस वक्त पंगे टाइप के ले रखे हैं, तो ये होता रहता था। पर अभी जब से उनको ये लगा है कि शायद इस बात के कुछ चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ सकते हैं। पहले तो चाइना एकदम शेर बन रहा था कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप गया और जो भी अगला बंदा आएगा, उसमें हमारी अगली खबर भी है कि अगला बंदा शायद चाइना की हेल्प से प्रेसिडेंट बने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से डर का जो है एक तरह से इंडिकेशन दिया है कि वो डर गए हैं और अब किसी को भी धमकाने का या किसी गलत तरीके का उन्होंने काफ़ी 2-3 हफ्ते से कोई भी खबर चाइना से नहीं आ रही है। हालांकि जो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी उसमें शी जिनपिंग तो इस बात को बोल रहे हैं कि वो सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए आए थे कि उनके कंट्री से एक्सट्रीम पावर्टी, जो अति दरिद्रता होती है कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से मिट गई। और जबकि खुद चाइना के बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े हैं जहाँ पर लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके इलाकों में बहुत सारे बूढ़े लोग हैं या अनाथ बच्चे हैं जिनकी खाने की और रहने की कोई भी फिक्र नहीं कर रहा है। ना तो कोई सरकार है, ना वहाँ पर कोई एनजीओ है जो वो कूड़ेदानों से खाना उठा उठा कर खाते हैं। कोई कूड़ेदान में लोग मर जाते हैं, वहाँ पर उनकी लाशें मिलती हैं। तो एक्सट्रीम पावर्टी या अति दरिद्रता को जो ख़त्म करने का जो चीनी राष्ट्रपति जो दावा कर रहे हैं, उनके खुद के नागरिक इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और चीन के सरकारी अखबार जो हैं और उनके जो न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने अचानक से ही अमेरिका के खिलाफ जहर उगलना एकदम बंद कर दिया और वो एकदम न्यूट्रल होकर बातें करने लगे और हायर ग्राउंड जिसे बोलते हैं कि बहुत ही उच्च विचार टाइप के वो देने लगे हैं कि विश्व में शांति कैसे आएगी और इंडिया अमेरिका को, अमेरिका चाइना को और इंडिया चाइना को कैसे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ये सारी चीज़ें। क्योंकि उनको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए तो और वो चाइना ने अपनी ऐसी हरकतें जारी रखी तो वो और भी एग्रेसिव तरीके से चाइना के खिलाफ काम करेंगे और उनका बिल्कुल एक तरीके से विनाश जिसे कहते हैं, चाइना का जितना भी अमेरिका के बलबूते पर जितना भी उनका प्रोग्रेस हुआ था उसको पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इस खबर से बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि जो चाइना है बेसिकली वो सपोर्ट करती है उनकी डेमोक्रेट पार्टी का, यूएस की डेमोक्रेट पार्टी, जो कि जो बाइडेन जिसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और वो डोनाल्ड ट्रंप से डरती है, वो मोदी से भी डरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मोदी है और डोनाल्ड ट्रंप है वो एक ही लीग पर चलते हैं और वो दोनों चाइना के अगेंस्ट ही जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी भी है। इसका कारण अगली खबर से मिलता है, क्योंकि हांगकांग के जो मीडिया टाइकून है और जो बंदा बेसिकली जो हांगकांग में जो डेमोक्रेसी की लड़ाई हो रही है उसको लीड कर रहा था, उसकी जमानत तीसरी बार रद्द की गई है। उसका कारण क्या है? ये कारण बहुत ही साफ है, क्योंकि ये एक मीडिया टाइकून है, अपना एक अखबार चलाते हैं हांगकांग में, और जब चाइना ने सिक्योरिटी लॉज जो ज़बरदस्ती हांगकांग में डाले हैं, जहाँ पर कि आप किसी भी तरह का कोई भी विदेशी कंपनी से, विदेशी सरकार से बात करते हैं या चाइना की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि चाइना के खिलाफ काम हो रहा है हांगकांग के अंदर, जो कि चाइना का एग्जैक्ट मेनलैंड चाइना का इलाका भी नहीं है, तो भी उन बंदों को किसी भी तरह की जेल हो सकती है और उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये जो हमारे जिमी लाओ हैं, जो कि अपना अखबार चलाते थे वहाँ से, तो जैसे ये जब लॉ लगने लगे, वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने लगे, तो इन्होंने अपने अखबारों में की हेल्प से जमकर उसका विरोध किया। और उसी के उसमें चाइना की तर्ज पे चलने वाली जो हांगकांग की गवर्नमेंट है, उसने उनके खिलाफ कुछ निकालने की कोशिश की कि किस तरह से इनको फंसाया जाए, कि इनको जेल भेजा जाए। तो वो जिस बिल्डिंग से उनका अखबार छपता था, उस बिल्डिंग के कुछ जो भी लीज के पेपर थे उसमें कुछ कमी निकल आई। तो उसके तहत उन्होंने बोला कि ये घपला करके यहाँ पर अपना अखबार चला रहे हैं और ये इलीगल है, इसलिए इनको पकड़ रहे हैं। और जो इस साल उन्होंने सिक्योरिटी लॉ पास किए थे, मेन जो रीज़न है वो यही है कि जो सिक्योरिटी लॉ है उनके खिलाफ बंदे ने, जिमी लाओ ने, काफ़ी लिखा था। तो अभी वो काफ़ी महीनों से जेल में हैं और उनकी बार बार वो अप्लाई करते हैं
अपनी जमानत के लिए, पर उनको हटा दिया जाता है, बार बार खारिज कर दी जाती है। और इसी तरह से एक और बंदा है जो कि एक डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, उसको 13 महीने से जेल में रखा गया है। और इस बंदे का नाम है जोशुआ वोंग। और सरकार के खिलाफ ये जो बंदे, अपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि हांगकांग में पूरी सड़कों पर लाखों लाखों लोग बाहर आए हुए हैं। तो जोशुआ वोंग अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, 25-24 साल के हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से लीड किया था और इनको पकड़ के रखा गया है। और सरकार का कहना है कि जिमी लाओ और जोशुआ वोंग जैसे जो लोग हैं वो बाहरी ताकतों के साथ मिलकर, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और इस वजह से उनको पकड़ा गया है और ऐसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। तो इस तरह की हांगकांग में हरकतें काफ़ी बढ़ गई हैं चाइना की। राइट, और ये हरकतें बढ़ती रही क्योंकि अब चाइना है वो बेसिकली हांगकांग पर पूरा कंट्रोल लेना चाहता है जहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं था। और इसी रणनीति के तहत वो जो भी बंदा बेसिकली चाइना सरकार के खिलाफ बोलता है हांगकांग में, उसके खिलाफ ऐसे ही अननेसेसरी एक्शन लिए जाते हैं। अब अगली खबर पे चलते हैं, वो आई है यूएस से। तो यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं मिस्टर जॉन रेडक्लिफ, उन्होंने बोला है कि उनके देश को सिर्फ चाइना सरकार से ही खतरा है और किसी देश से खतरा नहीं है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? हाँ, जॉन रेडक्लिफ, अगर इनके पोजीशन के बारे में बात करें तो ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं। मतलब उनको जितना भी यूएस का इंटेलिजेंस है उसका हाईएस्ट लेवल का क्लियरेंस मिला हुआ है। मतलब वो सारी जानकारियां उनके साथ साझा होती हैं। और एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला, बिना उन जानकारियों के स्पेसिफिक को बताते हुए, कि जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूँ उस पोजीशन से ये पता लगाना बहुत ही आसान है कि अभी चाइना सबसे बड़ा खतरा हो गया है। ना तो यूएस के लिए अभी रशिया खतरा बचा है, ना ईरान खतरा बचा है। वो अपने उसमें लगे हुए हैं वो लोग भी, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है, और ना सिर्फ यूएस को बल्कि इस जो भी दुनिया का डेमोक्रेसीज हैं, जो फ्री वर्ल्ड है जहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट जो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो सारे एरियाज़ के लिए चाइना बहुत बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि वो जिस तरह से गवर्नेंस करते हैं वो एक सुप्रीम कंट्रोल के साथ, कि आपकी कोई आवाज़ नहीं है, जो भी सरकार चाहती है, जो उनको लगता है अच्छा है, उसके लिए चाहे लोग मरते हैं या लोग पीछे छूट जाते हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की बहुत वो है। और आंकड़ों के टर्म्स में जो उन्होंने बताया है कि यूएस के सीनेट में बैठे लोगों की जो जासूसी होती है या उनको घूस देने की जो कोशिश होती है, वो रशिया से करीब 6 गुना ज़्यादा ट्राई कर रहा है चाइना, और ईरान से करीब 10 गुना ज़्यादा ट्राई कर रहा है। तो ये 3 जो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के इंटेलिजेंस, अमेरिका को कुछ कुछ करके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसमें चाइना अभी सबसे नंबर 1 पर है। और उसका कहना है कि जो जॉन रेडक्लिफ हैं, उनका कहना है कि चाइना घूस देकर या लोगों को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके, डरा के, या हनी पॉट बना के, जिसमें कि या लड़कियों का इस्तेमाल करके या किसी भी दूसरे हथकंडे का इस्तेमाल करके, वो अमेरिका में सीनेटर जो होते हैं, अमेरिका के जो सांसद हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहता है और इस तरह के रूल्स वहाँ पर बनवाना चाहता है जो चाइना को फेवर करें, जो चाइना वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले सके और अमेरिका का उनके खिलाफ कोई एक्शन ना करे। और उन्होंने कहा कि हर जनरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। पिछली जनरेशन की कोई प्रॉब्लम थी जो कि यूएसएसआर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी और अमेरिका उससे लड़ा और जीता। और उसके पहले कोई महामारी का जो प्रॉब्लम आती थी वो थी। तो उनका कहना है कि हमारी जनरेशन की जो प्रॉब्लम है वो है चीन, और चीन के जो एक्शन है अमेरिका के खिलाफ और देश के बाकी डेमोक्रेसीज के खिलाफ। राइट। तो ये जो बेसिकली जो डायरेक्टर ने जो ये खबर दी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है और ये भारत के लिए भी मायने रखती है, क्योंकि भारत और यूएस की स्ट्रेटजी चाइना के लिए सेम है और ये दोनों ही काउंटर अटैक कर सकते हैं चाइना को आगे चलकर। तो काउंटर अटैक की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून में तब्दीली की है। वो है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके मेंबर और उनके परिवार को दिए जाने वाले वीजा में बहुत ही इम्पोर्टेंट फेरबदल किए हैं। वो क्या है? हाँ, ये अभी जब इस बात का डिक्लेरेशन हो गया है कि चाइना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो बाइडेन भी जब आएंगे तो वो इस तरह के एक्शन, उम्मीद है 90% कि वो इस तरह के एक्शन वो भी लेंगे, क्योंकि जो चाइनीज़ सरकार के जो तरीके थे जिसकी मदद से वो अमेरिका पर अटैक कर पा रहा था या अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो पा रहा था, अब उन चीज़ों को
अमेरिकी सरकार ने काटना शुरू कर दिया है कि पहले चाइना से लोग जाते हैं वहाँ पर, वहाँ का इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, उसकी मदद से वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट लेते हैं अमेरिका का, और चाइना में घटिया माल बनाकर या किसी भी तरह का माल बनाकर वो पैसे कमाते हैं। पूरे दुनिया में वो माल बेचते हैं, चाइनीज़ माल जो घटिया हमारे पूरे इंडिया में मशहूर है कि चाइना का है तो चले ना चले कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस जो थे और उसको अमेरिका भी धीरे धीरे करके काट रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं, अमेरिका में आप अगर B1 वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 10 साल के लिए मिलता था पहले, और सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उनके परिवार को दिए जाने वाले इस B1 वीज़ा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नया रूल बनाया है कि अभी 10 साल के बजाय इसको घटाकर सिर्फ 1 महीना कर दिया गया है कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने आए हैं, फैमिली से मिलने आए हैं, दोस्तों से मिलने आए हैं या टूरिज़्म के लिए भी आए हैं, तो आप रहिए 1 महीने। और उसमें भी बहुत कड़ाई से इस बात को देखा जा रहा है और बहुत पेपर्स का वेरिफिकेशन बहुत कड़ाई से किया जा रहा है, और वो इटनरी के हिसाब से अपने कार्यक्रम के हिसाब से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं या किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत डिटेल में बतानी पड़ रही हैं। और अगर कुछ भी उसमें गलत पाया जाता है तो उनको तुरंत डिपोर्ट करने का या दूसरे तरह के उन पर एक्शन लेने का एक वो बना दिया गया है। और ये लोग जो यहाँ पर आते हैं अमेरिकी सरकार के हिसाब से, यही लोग सबसे बड़ा खतरा अमेरिका की सरकार के लिए बनाते हैं जो चाइनीज़ अमेरिका में पहुंच गए हैं। क्योंकि जब तक चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो जो मेन लोग चाइनीज़ वहाँ पर रहते हैं और जासूसी करते हैं और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उठा के चाइनीज़ सरकार और चाइनीज़ मिलिट्री के पास पहुँचाते हैं, अब वो लिंक काटने की अमेरिकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। राइट तो ये एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले से यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ढिलाई बरती थी डेमोक्रेसी के नाम पे कि जो हो रहा है होने दो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है चलने दो। लेकिन अब कहीं जाकर इंडिया से भी सीख लेते हुए उन्हें पता चल रहा है कि चाइना पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी रिस्ट्रिक्शन को आगे लेते हुए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। उन्होंने क्या किया है कि चाइना की 4 बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, और उनको ब्लैकलिस्ट करने का कारण क्या है और वो कंपनियां कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, अमेरिका ने एक ब्लैक लिस्ट बनाई है, अमेरिका डिफेंस फोर्सेस की ब्लैक लिस्ट, और उस ब्लैक लिस्ट में जो भी कंपनी जाती है उसमें कोई अमेरिकी कंपनी उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकती है। कोई अमेरिकी इन्वेस्टर, आप जैसे सिक्योरिटीज, स्टॉक और ये सब खरीदते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर अमेरिका का पैसा है, चाहे वो कंपनी अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हो या ना हो, आप किसी तरह से उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते अगर आप अमेरिकी हैं। तो ये 4 बड़ी कंपनियां जो उन्होंने इस ब्लैक लिस्ट में अभी शामिल हुई हैं, टोटल 35 कंपनियां अब हो गई हैं 4 के शामिल होने के बाद। SMIC नाम की एक कंपनी है, चाइना कंस्ट्रक्शन, CNOOC और चाइना इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कॉरपोरेशन, ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। तो US की इस लिस्ट में आने के बाद इन कंपनियों को सिक्योरिटी, स्टॉक या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अब अमेरिकी इन्वेस्टर नहीं कर पाएंगे। और इन कंपनियों के इस लिस्ट में आने के तुरंत बाद ही अगले कुछ दिनों में ही इनके जो स्टॉक्स हैं वो चाहे चाइना में हो या अमेरिका में जो कुछ अभी भी लिस्टेड थी, उनके स्टॉक बुरी तरह से नीचे जा रहे हैं और इन कंपनी को लॉस होना ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। राइट और ये खबर उस चीज़ को भी दर्शाती है कि जो भारत सरकार ने कदम लिए हैं, जो चाइनीज़ कंपनी को बहुत ही बड़े पैमाने पर उन्होंने ब्लॉक किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, और वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो भारत सरकार कदम ले रही है बहुत ही अच्छे हैं। वो ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, और जिससे US भारत से सीखते हुए इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि भारत इस चीज़ में अगुवाई कर रहा है कि चीन को किस तरह से बदला लिया जा सकता है। क्योंकि जब गलवान वाला कांड हुआ था और चीन एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे हेल्प करेंगे, या भारत के जो दूसरे दोस्त कंट्रीज़ हैं वो मॉरल सपोर्ट तो दे रहे थे, पर उनको पता नहीं था कि हम चाइना का किस तरह से मुकाबला करेंगे। तो इंडिया ने एक तरह से विश्व गुरु बनने की इसमें एक तरह की सक्सेसफुली बने हैं कि किस तरह से हम चाइना को गिरा सकते हैं। कि चाइना की सबसे बड़ी पावर है उसकी फाइनेंशियल पावर,
और ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनकी फाइनेंशियल जो पावर है वो उनके अंदर से नहीं है देश में, वो दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में अपना सामान और साउथ ईस्ट एशिया में सामान इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो उन चीज़ों को जब ये है कि आप दूसरे देशों में जो चाइना के जो सोर्सेज हैं अगर उस पर अटैक करना शुरू करेंगे तो चाइना का वहीं से विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी चीज़ को आगे चलते हुए हम देखते हैं कि एक और खबर आई है, वो आई है भारत से रिलेटेड ही। बेसिकली क्या है कि जो भारत में है एक हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया गया है और उसकी जांच के बाद एनआईए को पता चला है कि ये चाइना से रिलेटेड है हवाला रैकेट। तो उसकी डिटेल्स क्या है? अगर कॉमन सेंस देखें हम कि अमेरिका से इंडिया से जो डायरेक्ट एक कंट्री लड़ रही है बहुत सालों से, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा और मोटिवेशन और ये सब कहाँ से आता है? अमेरिका जितना भी पैसा देता था पाकिस्तान को, वो उस एक एक पैसे का हिसाब रखता था और वो सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा था और एक इनसाइडर होने के नाते वहाँ पर यूएस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। एक तरह से अफ़गानिस्तान को डील करने में या अफ़गानिस्तान से अभी निकलने में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था उसमें पाकिस्तान का। लेकिन अगर ये देखें, पाकिस्तान किसी भी चीज़ के लिए फेमस नहीं, राइट? इंडिया जो है वो आईटी के लिए फेमस है और गेहूं और चावल का रिकॉर्ड उत्पादन करने में फेमस है, चीनी का उत्पादन, और वो सारी चीज़ों से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन पाकिस्तान किस चीज़ के लिए फेमस है? प्याज के लिए, या कुछ दो एक छोटे मोटे चीज़ें हैं, वो भी प्याज सिर्फ इंडिया को ही वो एक्सपोर्ट करता था और अब वो भी बंद हो गया है। तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा और मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? तो ये सीधी सी बात है कि ये सारा पैसा जो है पाकिस्तान में वो किसी ना किसी रास्ते से चाइना से आ रहा था। और अभी ये हवाला रैकेट को पर्दाफाश होने के बाद पता लगा है कि पैसा उन लोगों को पहुंचाया जा रहा था जो कि देश में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान है और जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कभी भी राष्ट्रवाद में भारत की सरकार के या भारत के लोगों के साथ नहीं रहे। जब 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई थी तो भी वो चाइना के ही साथ थे। उस वक्त जब देश में बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो चोटिल होकर वहाँ से वापस आ रहे थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने रिकॉर्ड में ये बोला था मीडिया के सामने कि हम यहाँ पर अपना ब्लड डोनेशन इन सोल्जर्स को नहीं करेंगे, इस तरह की हरकतें। और देखिए कि 1962 से अब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई है, उसने कई जगह सरकारें चलाई हैं, कई राज्यों में और सरकार बनाने में मदद की है, सेंट्रल में भी उनके मंत्री बने हैं कई बार कांग्रेस की सरकारों में। तो ये भी उनमें से हैं जो कि देश में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। और जैसे अभी नया एक न्यूज़ आया है वेस्कॉन से रिलेटेड, एक कंपनी जो कि बेंगलोर में थी, जो कि एप्पल जो कंपनी है उसकी एक सपोर्टिंग कंपनी है, उसके पार्ट्स बनाने का काम करती थी और एक बहुत ही बड़ा प्लांट उसने इंडिया में लगाया था अभी चाइना से निकलने के बाद। तो चूँकि अगर ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाती इंडिया में तो चाइना से और भी बहुत सारी कंपनियां आती उसी का एक फॉलो करते हुए, तो उसको रोकने के लिए भी ये काम किया गया है। और इस रैकेट से पता लगा है कि एक बंदा था जो कि था तो चाइनीज़ बंदा, पर उसके पास एक फेक इंडियन आईडी कार्ड बना हुआ था उसके पास 40 बैंक अकाउंट थे जिसकी हेल्प से वो पैसे की हेराफेरी करके इन सारे सोर्सेज के पास पैसा पहुंचाता था। और भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के पास इसके पक्के सबूत मिले हैं कि ये बंदा चाइनीज़ मिलिट्री से जुड़ा हुआ है और ये शख्स पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट कर रहा था कि जो भी डेटा यहाँ से वो इंडिया से कलेक्ट करता था वो वहाँ पर पहुँचाता था। तो इसमें पता लगा है कि ये पूरा घपला करीब $1.5 करोड़ का बताया जा रहा है, जबकि भारतीय मीडिया अपने कई छोटे मोटे जगह पर ये छपा है कि ये एक्चुअल में ये अमाउंट इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। 1.5 करोड़ तो सिर्फ वो राशि है जो हमारी एजेंसियां पता लगा पाई हैं। और इसी घटना से जुड़े हुए 2 और चाइनीज़ नागरिकों की जांच चल रही है। तो ये एक बहुत ही वैसी चीज़ है जो अभी तो ये है कि हमारी एनआईए और सरकार इस पे सजग है। जैसे हमारे देशवासियों ने काम किया है कि टेररिज्म से रिलेटेड अभी वो खबरें देश को या पुलिस को देने लगे हैं। जैसे हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में और स्पेशली जम्मू में
अब किसी भी तरह के अगर किसी आतंकवादी दिखते हैं तो वो वहाँ के नागरिक सरकार को बताते हैं, और अभी वहाँ पर आतंकवादियों का इस तरह से खुले घूमना आसान नहीं है। तो इस तरह की एक सपोर्ट की मांग हम अपने व्यूअर से कर सकते हैं कि आप अगर किसी चाइनीज़ बंदे को, जो कि चाइनीज़ होना चाहिए, हमारे खुद के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी चाइनीज़ बंदे को आपको लगता है कि उसकी हरकतें कुछ संदिग्ध हैं या आपको कोई परेशानी है, तो आप किसी भी तरह का संकोच ना करें कि आप नज़दीकी पुलिस थाने में, या अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो मेनली अपने लीडर्स को बताने में उसमें कोई भी कमी ना रखें आप, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी एक प्लान्ड वे में चाइना जैसे भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि टेररिज्म कर देंगे या कोई एक धमाका या कोई आतंकवादी घटना करके फिर 2-4-5 साल तक वो लोग चुप बैठेंगे। चाइना हमारे फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, हमारी आईटी इंडस्ट्री पर उसकी हैकिंग की कोशिशें लगी रहती हैं, और अब तो जो बड़ी कंपनियां फॉरेन की यहाँ पर आ रही हैं वो उनको भी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है उनको पैसे देकर, और कांग्रेस को भी शायद मिलते होंगे पैसे या किसी तरह से, इनकी हेल्प से वो उसको भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे हमारे देश के लोगों को एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अब कोरोना के बाद सारी कंपनियां इंडिया में मूव कर रही है और चाइना बेसिकली बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो वो मतलब एक जो मरने से पहले फड़फड़ाता है ना, तो वो हर तरह की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो इंडियन मार्केट को फेल कर सके। तो जैसे कि अनुज ने कहा, हमें इस चीज़ के बारे में सजग रहना चाहिए, क्योंकि चाइना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, वो अमेरिका में भी अपनी ये गंदी हरकतें करता रहता है, निजी हरकतें। तो उन्हीं हरकतों से रिलेटेड जो हमारी आखिरी खबर है वो है कि चाइना सरकार और अमेरिका की वोटिंग, बेसिकली उसमें इन दोनों का इंटर रिलेशन है। तो वहाँ की जो वोटिंग कंपनी है डोमिनियन, उससे रिलेटेड और भी नई खबरें आई है। कुछ खबरें हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में बताई थी, तो अब नई खबर क्या आई है उससे जुड़ी, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हाँ, अपने पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि इस बात की आशंका है कि डोमिनियन कंपनी जो है, जो कि एक अमेरिका की वोटिंग कंपनी है, वोटिंग कराने और वोट काउंटिंग और इन सब में से जुड़े हुए काम करती हो। पिछली बार सिर्फ आशंका थी, लेकिन इस बार हमारे पास और आंकड़े सामने आए हैं और इस बात का पता लगा है कि चीनी सरकार ने यकीनन डोमिनियन कंपनी को $400 मिलियन एक स्विस बैंक की हेल्प से दिए हैं। तो अगर कुछ लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं हमारे व्यूअर्स, उनको यूबीएस के बारे में पता होगा। यूबीएस इंडिया में भी आईटी कंपनीज को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट देता है, और यूबीएस चाइना और यूबीएस अमेरिका, ये दो अलग अलग सब्सिडरी हैं। और इस बात के ट्रांजैक्शन के सबूत सामने आए हैं कि चाइना की गवर्नमेंट ने यूबीएस चाइना को $400 मिलियन दिए, यूएस डॉलर्स, और डोमिनियन कंपनी को यही $400 मिलियन यूबीएस अमेरिका की कंपनी की ओर से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और यूबीएस सिक्योरिटी जो है, इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो चाइनीज़ सरकार की है। यानी कि ये ट्रांजैक्शन कि इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो अमेरिका में जो वोटों में गड़बड़ी हुई है, इस बात के आरोप लगे हैं कि चूँकि ये जो यूबीएस सिक्योरिटीज़ चाइना की जो सब्सिडरी है, वो एक तरह से चाइनीज़ सरकार के ही इशारों पे काम करती है, और अगर वहाँ से पैसे आए हैं और डोमिनियन कंपनी को वो पैसे किस लिए मिले हैं, उसने कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, वो ये कंपनी अभी तक उसको साबित नहीं कर पाई है। तो इस बात का ये पक्का सबूत है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अमेरिका के जो इलेक्शन हैं और उनको जो डोमिनियन कंपनी के पास की जो वोटिंग मशीन्स थी उनका, और जो पूरा वोटिंग सिस्टम है काउंटिंग वगैरह में, वो चाइनीज़ सरकार को उसमें पूरी तरह से एक्सेस थी। और एक्सेस का मतलब है कि उनको पता था कि वोटिंग काउंट क्या होने वाला है और कौन जीतने वाला है, और उससे उनको धांधली करने में, या कितनी धांधली करनी है कि वो रियलिस्टिक लगे, उसमें उनको बिल्कुल फ़ायदा मिला है। और यूबीएस कंपनी की बात करते हैं, अगर ये एक तरह का बैंक या फाइनेंशियल फर्म बोल सकते हैं, तो इसके 4 बोर्ड मेंबर्स हैं और उसमें से 3 चाइनीज़ नागरिक हैं, और इसी से शक की सुई बिल्कुल चाइना पर जाती है। और यूएस की एक फर्म है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनकी ओर से इस बात का दावा किया गया है कि यूबीएस नाम की जो फाइनेंशियल कंपनी है, इसने
ही चाइनीज़ सरकार की पिछले 1 दशक 2 दशक में इसने बहुत ज़्यादा मदद की है कि वो अमेरिका में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलें, अमेरिका में फाइनेंस कंपनीज़ खोलें, कि वो लोगों को पैसे दें और वहाँ से पैसे लें। यूएस के जो इन्वेस्टर हैं जो कि मेनली प्रॉफिट पे ही अपना मेन गोल रखते हैं और उनको इससे मतलब नहीं उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनके पैसे लिए इन फाइनेंशियल फर्म जो उन्होंने खोली वहाँ पर यूएस में, और उससे फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई और तरह तरह की अपने जो चाइना में जो बंधुआ मजदूर की तरह जो पूरे चाइना के नागरिक काम करते हैं सस्ते में बनाए और पूरे दुनिया में बेचे, डोमिनेट किया उन्होंने। इंडिया में भी अभी बहुत सारे चाइनीज़ चीज़ें, तो उनको यकीनन प्रॉफिट हुआ दूसरे दो देशों में बेचने के बाद। तो यूएस के इन्वेस्टर्स को पैसे मिले और वो सारे खुश हुए। तो इस तरह से ये हुआ कि चाइना का दखल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये डोमिनियन कंपनी का जो किस्सा है वो एक डायरेक्ट, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब चुन कर आए थे तब लोगों ने बोला था, ये एक तरह के एलिगेशंस थे कि रशिया ने कुछ हेल्प की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प की है या कुछ तो उन्होंने किया है, या हिलरी क्लिंटन की जो ईमेल्स हैं वो उन्होंने हैक किए हैं। तो वो सिर्फ एलिगेशन ही थे, उसके बाद कभी उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जो चाइनीज़ सरकार का इंटरफेरेंस दिख रहा है अमेरिका के इलेक्शंस में, उसके पुख्ता सबूत अब सामने आ गए हैं। और पता नहीं कौन अब अमेरिका में कुछ कर पाएगा, क्योंकि अगर चाइना के इन्फ्लुएंस से जो बाइडेन जीते हैं तो वो खुद तो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब अगले महीने वो राष्ट्रपति बनेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। हालांकि जो बाइडेन के जो एक्शन हैं उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद, किस तरह के वो एक्शन लेते हैं, और जो चाइना के अभी जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं एक तरह से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, और उनके खिलाफ उनका कैसा रवैया रहता है, उससे पता लगेगा कि आखिर चाइना की सरकार ने एक्चुअल में इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस किया था कि नहीं। राइट, ये तो बहुत अच्छी बात देखने की बनती है कि जो बाइडेन कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि एक जो तबका है यूएस का वो बेसिकली वो उस चीज़ पे फोकस करता है कि बिज़नेस कैसे चले, ना कि उनकी देश की नेशनल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक जो बहुत बड़ा तबका है जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है, वो चाहते हैं कि देश, जैसे इंडिया में नेशनलिस्ट है, वो देश की भलाई के लिए काम करे बिजनेस के साथ साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी सारी एनालिसिस चाइना तक के इस एपिसोड में। तो हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए एपिसोड में जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Until then, stay fit and stay healthy. Thank you.